अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि والنهار وفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من دون الله أندادا حب الله أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. इसका तर्जुमा, तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अकल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और जमीन रहम एक दूसरे के बाद आने में, इन कश्तियों में जो इंसान के नफा के चीजें लिए हुए दरियाओं और समुंदरों में चलती फिरती है, बारिश के इस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिए से जमीन को जिंदगी बख्शता है और अपने उसी इंतजाम की बदौलत जमीन में हर किस्म की जानदार मखलूक फैलाता है। हवाओं की गर्दिश में और इन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबे फरमान बनाकर रखे गए हैं, मगर वहदत खुदावंदी पर दलालत करने वाले इन खुले खुले आसार के होते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और इनके ऐसे गुरवेदा है जैसे अल्लाह के साथ गिरवेदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर इन्हीं सोचने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सोचा जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्जे में है और ये कि अल्लाह सजा देने में भी बहुत सख्त है और जल्द भी है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन। तो उसके बाद हमारी मेन टॉपिक शुरू होने वाला है। हमारे रिसोर्स पर्सन है तल्हा मन्नान भाई। भाई तल्हा मन्नान उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तल्हा मन्नान भाई सीएसी मेंबर भी है
और मल्टीपल टाइम्स जेडएससी में भी थे और जेडपी और जेडएस भी थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। और फिलहाल रिसर्च स्कॉलर है मानू के, और छात्र विमर्श के जो एडिटर इन चीफ भी है। और अलुमनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वहाँ से बीए भी करे थे, बैचलर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ आर्ट्स करे थे एडुकेशन पे। अभी रिसर्च स्कॉलर है मानू के अंदर। तो हमारे रिसोर्स पर्सन को अभी मैं दावत देता हूँ कि सोशल स्टडीज़, सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ पे वो अहम बात रखे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है रियाज भाई? जी वालेकुम सलाम। जी आ रही तलहा भाई। ओके। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एसआईओ आंध्र प्रदेश की जानिब से इस अहम प्रोग्राम में मैं आप तमाम का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी वाज़ेह है और आप लोग को टॉपिक भी मालूम है कि हम आज जो बात करने वाले हैं वो सोशल स्टडीज़, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, ये क्या चीज़ें हैं और इनका बुनियादी तारुफ हमारे सामने आएगा। इनमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या स्ट्रीम्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उस पे आने से पहले मैंने अभी आपके सामने सूरह अलग की जो इब्तदाई आयत रखी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया जमे हुए खून के एक लोथड़े से। पढ़ो कि तुम्हारा रब बहुत करीम है, जिसने कलम के ज़रिए से तुम्हें इल्म सिखाया और इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो नहीं जानता था। तो अजीज साथियों, इल्म की जब हमारे माशरे में, हमारे समाज में इल्म की जब बात होती है और हम जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, तहरीक इस्लामी से भी वाबस्ता हैं, हम जब इल्म की बात करते हैं तो एक बड़ा बुनियादी डिफरेंस जो है वो हमें दिखाई देता है। इल्म हकीकत में वो है जो इल्म की जो बुनियाद है, या इल्म कैसे कहते हैं, इसको अगर हम कुरान के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे तो दरअसल इल्म जो है वो जानने का नाम है। अ, यानी कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी शय को जानने का नाम जो है वो इल्म है। तो कुरान इल्म का बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखता है, और सूरह अलक में अल्लाह ताला खुद ये बताता है कि हमने तुम्हें वो इल्म दिया जिसे तुम नहीं जानते थे। इसी तरह दूसरी जगह पे भी कुरान में मुख्तलिफ जगहों पर इल्म का जिक्र आया है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो आपसे उनको मुखातिब करते हुए कि वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते यकसा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी इल्म की बात की गई है। खुद आप वसल्लम के तारुफ के तौर पे अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो आप वसल्लम का तारुफ कराता है वो भी इस तरह से कराता है कि हमने इल्म और हिकमत के साथ अम्बिया को और ख़ास तौर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। यहाँ भी नॉलेज, विजडम की बात हो रही है। तो हम आज के वक्त में जब इल्म की बात करते हैं, जब जानने की बात करते हैं, तो जो पूरा मंजरनामा है आज की दुनिया का, या जो अफकार आज की दुनिया में गालिब हैं, या ख़ास तौर से हम देखेंगे कि यूरोप में जो इनलाइटमेंट का, जिसको सो कॉल्ड पीरियड कहा जाता है, उसके बाद से जो दुनिया में जब सेकुलरिज्म आया और सेकुलरिज्म ने दीन की और दुनिया की तफरीक इंसानों को समझाई कि रिलीजन जो है वो बहुत ही प्राइवेट मैटर है और दुनिया जो है वो बहुत अलग चीज़ है, तो इसका असर जो है मुसलमानों पर भी हुआ, इस्लामी तहजीब पर भी हुआ। और इसकी वजह से हम ये देखते हैं कि आज इल्म को जो है वो दो पैरामीटर में देखा जाता है कि एक दुनियावी इल्म है और एक दीनी इल्म है। यानी ये जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, या ये जो हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये दुनियावी इल्म है।
और दीनी इल्म जो है वो कुरान है, अहादीस हैं, फ़िक़्ह है, ये सारा दीनी इल्म है। लेकिन हम थोड़ा सा प्री इनलाइटमेंट पीरियड जो है उस पर गौर करें कि जब दुनिया में सेकुलरिज्म नहीं था, मगरबी अफकार इतना गालिब नहीं थे, तब मुसलमानों की, और ख़ास तौर से जो मुसलमानों का गोल्डन पीरियड है जिसको हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं, जो पूरी दुनिया पे मुसलमानों की हुकूमत रही है और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला रहा, उस वक्त इल्म की जो अंडरस्टैंडिंग थी, इल्म की जो समझ थी, वो क्या थी, तो हमें बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। यानी आज जो हम दुनियावी और दीनी इल्म का फ़र्क करते हैं, ये मुसलमानों के यहाँ शुरुआत से, आप सिस्टम के ज़माने से लेकर के जब मदीना में जो रियासत, इस्लामी रियासत कायम हुई, उस वक्त जो इल्म तहकीक का काम शुरू हुआ, उससे लेकर के मुसलमानों के गोल्डन पीरियड तक, यहाँ तक कि खिलाफत तक, ये ये तफरीक जो है, ये मुसलमानों के दरमियान या मुस्लिम माशरे में कभी रही नहीं कि दुनियावी इल्म अलग है या दीनी इल्म अलग है। तमाम उलूम जो मुसलमानों ने दरियाफ्त किए, या मुसलमानों ने जो इन्वेंशंस किए, या जिन उलूम में मुसलमानों ने कंट्रीब्यूशंस दिए, वो वो तमाम उसको देखेंगे तो एक ब्रॉडर दीनी दीनी उलूम के अम्ब्रेला में ही उसको हम देखते हैं। ये तफरीक बहुत बाद में शुरू हुई कि जो मॉडर्न साइंस के आने के बाद की इल्म जो है वो दीनी अलग है और दुनियावी अलग है। और इल्म का जो पर्पस अल्लाह ताला बताता है कि इल्म क्यों हासिल करना चाहिए या इल्म से मुराद क्या है, तो इल्म का, जैसे कि मैंने मतलब बताया, कि वो जानने से है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार जानने की जो बात करता है, अपनी आयत पे गौर करने की बात करता है, अपने इरफान को हासिल करने की बात करता है। तो ये इल्म के ज़रिए से ही हो सकता है। यानी इल्म का अगर एक मकसद बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में, और इस्लाम जो मकसद बताता है उसको बताया जाए, तो वो ये है कि इल्म अल्लाह का इरफान हासिल करने की एक ज़रिया है। यानी जो भी तालीम हम हासिल करें, जो भी इल्म हम हासिल करते हैं, उसका अगर सिंगल पर्पस कोई अगर हो सकता है, तो वो ये है कि उससे अल्लाह ताला का इरफान हासिल हो, अल्लाह ताला को जान सकें, अल्लाह ताला की जो कायनात है उसके राज हमारे ऊपर आश्कार हो सकें, खुल सकें, और हम अल्लाह का इरफान हासिल कर सकें। तो ये बुनियादी इसका पर्पज़ है इल्म का। लेकिन चूंकि हम एक मॉडर्न समाज में रहते हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम तमाम तालीम हासिल करते हैं, और जो हमारा तालीमी निज़ाम है उस पर भी पूरी तरह सेकुलरिज्म गालिब है, तो वहाँ भी ये तफरीक हमें दिखाई देती है कि हम आज जो पढ़ाई करते हैं, जो सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ या साइंसेज हम पढ़ते हैं, उसमें मजहब या रिलीजन का कोई दखल नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि इस मॉडर्न ज़माने के, इस सदी की जो समझ बनी है कि वो ये कि मजहब का इल्म से कोई रास ताल्लुक नहीं है, और साइंसेस का तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी पूरे आइडिया को चैलेंज करने के लिए एसआई ऑफ इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में, कैंपसेस में, और इस जदीद तालीमी निज़ाम में अपना स्पेस बनाने की, और इसको चेंज करने की, इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। तो फ्रेमिंग एकेडमिया का जो पूरा प्रोजेक्ट है या जो पूरा आइडिया है वो यही है कि जो जदीद सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ हैं, उनको पहले तो हमें समझना है कि वो दरअसल क्या चीज़ें हैं, और जो कि अभी हम आगे इस पे बात करेंगे कि सोशल साइंसेज क्या है, ह्यूमैनिटीज़ क्या है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स आती हैं। लेकिन ये बुनियादी बात मैंने इसीलिए की कि जब हम इसको समझ रहे होंगे या इसको परस्यू कर रहे होंगे, तो हमें इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना है कि किस तरीके से हम इसमें मजहब का या रिलीजन का स्पेस तलाश कर सकते हैं। तो ये बुनियादी बात थी जिसके बाद हम अपने इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी। हम्म। तो एक मिनट। जी। तो ये तीन टर्म आपके स्क्रीन पे हैं, सोशल स्टडीज़ है, सोशल साइंसेज हैं, और ह्यूमैनिटीज़ है। अब इन तीनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, वो समझते हुए हम इसको आगे बढ़ेंगे। सोशल स्टडीज़ जो है, ये इसका सबसे पहले हम जब भी स्कूल में दाखिल होते हैं, और क्लास शिफ्ट के बाद ही, इवन अब तो और पहले से भी सोशल स्टडीज़ पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पे एक स्कूल लेवल का पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स की बुनियादी तालीम दी जाती है।
और इसका पर्पस जो बयान किया जाता है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो या मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसीज जो हिंदुस्तान में हैं उनमें हो, कि बहुत ही सिटीजनशिप एजुकेशन, सोशल वैल्यूज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अवेयरनेस या बुनियादी तालीम जिसको हम बोलते हैं वो दी जा सके। कि हम देखते हैं कि हिस्ट्री में बुनियादी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ज्योग्राफी में हमें यह बताया जाता है कि अ, जो पूरी कायनात है वो या इन्वायरमेंट है वो किस तरह से काम करता है। इकोनॉमिक्स में बेसिक माशियात के असूल पढ़ाए जाते हैं। तो इसका बहुत ही बुनियादी मकसद होता है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स को तैयार करना बहुत ही अर्लियर स्टेज से ही। लेकिन ये हम देखते हैं कि क्लास 10th तक ही इसको कंटिन्यू किया जाता है। उसके बाद अ, अगर आप एक्सट्रीम जो एक्सट्रीम आपकी एकेडमिक स्ट्रीम है वो चेंज करते हैं तो फिर वो सोशल साइंसेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंसेज में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि सोशल स्टडीज़ बहुत ही प्राइमरी नौयत की स्ट्रीम है और इसमें बुनियादी तालीम दी जाती है समाज के ताल्लुक से। और इसका बुनियादी गोल जो होता है वो ये होता है कि इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स तैयार किए जाएं। सोशल साइंसेज चूंकि अब इसमें साइंसेज ऐड हो गया, और तो जाहिर है इसको अलग से समझना पड़ेगा कि सोशल साइंसेज क्या है। तो सोशल साइंसेज का मतलब है कि समाज की, समाज में रहने वाले लोगों की, उनके आपस में ताल्लुकात क्या हैं, उनके बिहेवियर्स क्या हैं, समाज किस तरीके से काम करता है, समाज में तब्दीली किस तरीके से आती है, और समाज में जो निज़ाम है वो किस तरीके से काम करता है, चाहे वो सियासी निज़ाम हो या समाज के अपने स्ट्रक्चर्स हों, फैमिली हो या दूसरी चीज़ें हों, वो किस तरीके से काम करती हैं। उसकी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी को सोशल साइंसेज कहते हैं। यानी इसमें दो चीज़ें अहम हैं जो सोशल स्टडीज से इसको डिफरेंट बनाती हैं, कि इसकी साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी, इसीलिए इसको साइंसेज कहा जाता है। तो इसमें जो रिसर्च का काम होता है या इसमें जो तालीम हम हासिल करते हैं वो साइंटिफिक मेथड से हासिल करते हैं। इसमें जिसकी जो कोई भी फैक्ट, कोई भी आर्गुमेंट रखा जाता है उसके पीछे एक डेटाबेस होता है, बहुत सारे दलाइल होते हैं। और जो रिसर्च होती है उसका बड़ा पर्पज इसमें ये होता है कि वो उसको जनरलाइज किया जा सके, या जो समाज के काम करने का पैटर्न है या इंसानों के आपस में इंटरेक्शन का जो पैटर्न है उसको जनरलाइज किया जा सके। ये बुनियादी फर्क है सोशल साइंस और सोशल स्टडीज में। सोशल साइंसेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम सब जानते हैं: सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन। या इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स और हो सकते हैं जो सोशल साइंसेज में आते हैं। ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज बहुत हद तक इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क इन दोनों एक्सट्रीम्स में है, सोशल साइंसेज में और ह्यूमैनिटीज़ में। सोशल साइंसेज में चूंकि हम ज़्यादा फोकस समाज पे करते हैं और ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे उसका फोकस होता है, इसी तरह लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में जो है वो बहुत ही सब्जेक्टिव नौयत की चीज़ें जो हैं वो स्टडी की जाती हैं ह्यूमैनिटीज़ में। और ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो पर्पज़ है, ह्यूमन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें हम पढ़ते हैं, या ह्यूमन वैल्यूज़, एक्सप्रेशंस, वो तमाम चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं। जहाँ एक तरफ सोशल साइंसेज में मैंने बताया कि जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्वांटिटेटिव नौयत के ज़्यादा होते हैं, क्वालिटेटिव भी होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव नौयत के या एम्पेरिकल नौयत के ज़्यादा होते हैं, कि डेटा निकाल के बात की जाती है, डेटा एनालाइज किया जाता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में चूंकि ज़्यादा ह्यूमैन एंगल इसमें ज़्यादा है, इंसानी पहलू ज़्यादा है, इसलिए इंटरप्रेटिव मेथड्स जो होते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग है या फिलोसफिकल डिस्कोर्स है, उसके ज़रिए ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। इसमें हिस्ट्री आता है, फिलोसफी आता है, लिटरेचर है, लैंग्वेजेस हैं, और अब बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड होती जा रही है, रिलीजियस स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़ वगैरह वगैरह। तो यहाँ नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी उसमें जो बुनियादी जो जो सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ के कॉमन, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बहुत ही ब्रीफली, और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या बन सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं कि सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ में क्या फ़र्क है। सोशल साइंसेज का जैसा कि जाहिर है कि प्राइमरी गोल जो होता है वो सोशल पैटर्न्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स
वगैरह को आइडेंटिफाई करना और उनको स्टडी करना है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ में ज़्यादा फोकस होता है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कल्चर और वैल्यूज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हम ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ते हैं। अप्रोच दोनों की कमोबेश सेम हो सकती है या अलग भी हो सकती है। दोनों में साइंटिफिक, एम्पिरिकल या क्वालिटेटिव मेथड्स दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं नेचर ऑफ स्टडी के हिसाब से। फील्ड्स का मैंने बताया आपको कि जो सोशल साइंसेज में सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह हम पढ़ते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में लिटरेचर, फिलोसफी, आर्ट्स, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है। तो सोशियोलॉजी से शुरू करेंगे। सोशियोलॉजी क्या है? बहुत ही बुनियादी अंडरस्टैंडिंग सोशियोलॉजी की है कि की समाज की स्टडी को, समाज के मुताले को सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशल साइंसेज भी समाज का मुताला है, लेकिन सोशियोलॉजी जो है उस बड़े अम्ब्रेला में एक हिस्सा है। सोशियोलॉजी इसको हम बोलते हैं कि समाज एक तरीके से बनता है, लोग उसमें एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, समाज में जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, चाहे वो फैमिली का स्ट्रक्चर हो या दूसरे स्ट्रक्चर्स हों, वो कैसे इंसान के बिहेवियर पे असर डालते हैं। फैमिलीज हैं, कम्युनिटीज़ हैं, रिलीजन है, मजहब है, या ये दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये कैसे इंसान की समाजी ज़िंदगी को बनाते हैं और उस पर असर डालते हैं, ये हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। और पैटर्न्स देखने की हम कोशिश करते हैं कि क्या कोई पैटर्न है जो समाज में इंसानी जो बिहेवियर है या समाज का जो बिहेवियर है उसमें कोई पैटर्न काम कर रहा है क्या चीज़ें अपने आप हो जा रही हैं। और बहुत ही बुनियादी सवाल जो होते हैं समाज के, बहुत ही प्रेसिंग इश्यूज जो होते हैं, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, क्राइम हो, सोशल चेंज हो, ये तमाम चीज़ें हम सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसका एम बुनियादी तौर पे जो होता है वो सोशल प्रॉब्लम, समाज की जो मसाइल हैं उनको स्टडी करना और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस या उनके पॉजिटिव सॉल्यूशंस समाज को देना ताकि समाज बेहतर बन सके। सोशियोलॉजी का बुनियादी पर्पस होता है। इसमें दोनों तरह के रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव भी। फिर आता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस क्या है? पॉलिटिकल साइंस को अगर हम उसकी बुनियादी अंडरस्टैंडिंग समझना चाहें कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, तो हम ये देखते हैं कि समाज में पावर जो है या ताकत जो है वो किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स हासिल करते हैं, उनको किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, और उन ताकत के मराकज़ को किस तरीके से लोग चैलेंज करते हैं या इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशंस चैलेंज करते हैं। इसको, इसकी जो स्टडी है, यानी साइंटिफिक और सिस्टमैटिक, ऑब्वियसली हम सोशल साइंसेज में हैं, तो इसकी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी को पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? अलग अलग गवर्नमेंट्स की स्टडी करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस की करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की, पब्लिक पॉलिसी की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। इन तमाम चीज़ों की स्टडी जो है वो पॉलिटिकल साइंस में होती है। एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल थॉट भी होता है, यानी वो नज़रियात, वो बुनियादी नज़रियात जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में काम करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, नेशनलिज्म है, ह्यूमन राइट है, या दूसरी चीज़ें हैं, वो किस तरीके से डेवलप हुई हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम, और दुनिया के अलग अलग खित्तों में किस तरीके से वो डेवलप हुई हैं। वेस्ट में पॉलिटिकल थॉट किस तरीके से डेवलप हुआ है, हिंदुस्तान में यानी ईस्ट में किस तरीके से डेवलप हुआ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। इसमें भी ये जो रिसर्च मेथड्स हैं या स्टडी के मेथड्स हैं, ये तमाम जगह सेम ही रहेंगे कमोबेश, तमाम सब्जेक्ट्स में दोनों तरह से, क्वालिटेटिव यानी डेटा, सॉरी, ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंसेस बेस्ड स्टडी भी की जाती हैं, और क्वांटिटेटिव यानी डेटा बेस्ड स्टडी भी की जाती हैं। पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी मकसद क्या होता है? कि पॉलिटिकल प्रोसेस को समझना और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए, दुनिया की या जो सियासत के मुख्तलिफ निज़ाम हैं उनकी बेहतर फंक्शनिंग के लिए पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया जाए। फिर इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स हम सब जानते हैं कि अगर उसकी ले मैन अंडरस्टैंडिंग, अगर आम आदमी की जो समझ है इकोनॉमिक्स की है, तो बुनियादी तौर पे जो पैसा है या जो फिनेंस है, किस तरीके से उसका समाज में सर्कुलेशन होता है, इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस किस तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से रिसोर्सेज को जो कि
लोगों की नीड है उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, और लोग उनको कैसे कंज्यूम करते हैं, ये तमाम चीज़ें इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। एक बड़ा हिस्सा इसका मार्केट भी होता है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है। मार्केट में जो मुख्तलिफ अशियाँ हैं उनके डेट प्राइसेस किस तरीके से डिटरमिन होते हैं, किस तरीके से तय होते हैं, और कैसे ये पूरा निज़ाम मिलके इकोनॉमिक बिहेवियर को जन्म देता है, इकोनॉमिक बिहेवियर को पैदा करता है या उसको चलाता है। ये बुनियादी चीज़ें इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती हैं। इसके दो एक्सट्रीम होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जिसमें इंडिविजुअल्स की और जो छोटे बिजनेसेस, छोटी फर्म्स होती हैं, उनकी स्टडी की जाती है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, उसमें बड़े इकोनॉमिक इशूज, ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन तमाम चीज़ों को स्टडी की जाती है। इसका भी बुनियादी पर्पज़ या इसका बुनियादी गोल ये होता है कि पॉलिसीज़ को बेहतर बनाया जाए, ट्रेड को बेहतर बनाया जाए, वेलफेयर को अच्छा किया जाए, और ह्यूमन डेवलपमेंट में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और समाज की जो वेलबींग है उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस दिए जाएं। ये इकोनॉमिक्स का बुनियादी पर्पज़ होता है पढ़ने का। एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही यूनिक स्ट्रीम है। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी हो सकती है, और बहुत कम जगह इसके डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत कम जगह उसको पढ़ाया भी जाता है। अ, अगर देखा जाए तो सोशल साइंसेज या सोशोलॉजी की ही एक शाख के तौर पे इसको देखा जा सकता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें खास तौर से इंसान या इंसान का जो पूरा बिहेवियर है, या या इंसानों का ग्रुप किस तरीके से बायोलॉजिकली ही नहीं बल्कि कल्चरली और सोशली एक ख़ास टाइम और स्पेस में किस तरीके से वो उसका बिहेवियर बनता है और वो किस तरीके से काम करता है, उसकी स्टडी एंथ्रोपोलॉजी में की जाती है। लेकिन ये बहुत ही डाइवर्स फील्ड भी है। इसमें बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, आर्कियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, लिंग्विस्टिक्स भी इसी में आता है, और बुनियादी तौर पे कल्चरल प्रैक्टिसेस, बिलीफ्स, रिचुअल्स, एवरीडे लाइफ और इंसान इन तमाम चीज़ों के ज़रिए किस तरीके से एक मानख़ेज़ ज़िंदगी जीता है या किस तरीके की मीनिंग वो अपनी ज़िंदगी से ड्रॉ करता है, उसको एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। इसके जो स्टडी मेथड्स होते हैं वो हाईली एथनोग्राफिक होते हैं कि बहुत ही लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ की जाती हैं। जियोग्राफी हम सबको स्कूल में पढ़ाया गया, जियोग्राफी पढ़ाया जाता है। क्या होता है जियोग्राफी में, और जियोग्राफी भी डाइवर्स सब्जेक्ट्स है। साइंसेज में भी इसकी ब्रांचेस आती हैं, सोशल साइंसेज में भी आती हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल साइंस की बात कर रहे हैं। तो सोशल साइंसेज में जियोग्राफी का मतलब होता है कि इंसान या मुख्तलिफ इंसानी गिरोह या समाज अपने इन्वायरमेंट से, अपने माहौल से किस तरीके से इंटरेक्ट करता है एक ख़ास वक्त में, उसको जियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन स्टडीज़ हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, कल्चरल पैटर्न्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो है जियोग्राफी में स्टडी की जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग माहौल में, अलग अलग टाइम और स्पेस में, या अलग अलग दुनिया के अलग अलग खित्तों में किस तरीके से सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल फिनोमेना जो है वो वेरी करता है, मुख्तलिफ होता है, उसको भी ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। इसमें मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है, फील्ड सर्वेज होते हैं, और स्पेशल जो है स्टैट्स होती है, अलग अलग क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। जितना इसमें डीप जाते जाएंगे रिसर्च में, उतने उसके मेथड्स होते हैं स्टडी के। और इसके ज़रिए हम बहुत सारे इशूज़, चाहे वो अर्बनाइजेशन का हो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का हो, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हो, माइग्रेशन हो, उन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में। साइकोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्ट्रीम है सोशल साइंसेज में, और ये भी, इसकी भी स्ट्रीम जो है वो साइंसेज और सोशल साइंसेज दोनों में कॉमन है। साइकोलॉजी साइंसेज में भी आता है, सोशल साइंसेज में भी आता है। सोशल साइंसेज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो साइकोलॉजी का मतलब है, साइकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, वो ह्यूमन माइंड और बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि इंसान का जहन और इंसान के रवैये किस तरीके से बनते हैं। अ, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस, मोटिवेशंस और उसके अमाल, उसके एक्शंस को स्टडी किया जाता है साइंटिफिकली साइकोलॉजी में। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। और इसमें जो स्टडी मेथड्स हैं, मैंने बताया कि जिस तरह बाकी सब्जेक्ट में स्टडी मेथड्स होते हैं,
साइकोलॉजी में भी उसी तरह से ऑब्जर्वेशंस, इंटरेक्शंस और सर्वेज वगैरह के ज़रिए इंसान के जहन की जो पूरी वर्किंग है या उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाती है। साइकोलॉजी के जो पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने में, लर्निंग को इम्प्रूव करने में, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में और ओवरऑल इंसान की वेलबींग को इंश्योर करने में साइकोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करती है। साइकोलॉजी की स्टडी, एजुकेशन इन तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत ही यूनिक और बहुत ही डाइवर्स और बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। एजुकेशन की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि इसमें हम टीचिंग और लर्निंग वगैरह को स्टडी करते हैं, लेकिन ये चूंकि इतना ज़्यादा डाइवर्स है और इसकी ब्रांचेस बाकी दीगर सब्जेक्ट से भी कनेक्ट होती हैं, तो साइकोलॉजी से मसलन अगर देखा जाए तो एजुकेशन और साइकोलॉजी में जो कनेक्शन है वो ये कि स्टूडेंट्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनके लर्निंग पैटर्न्स क्या होते हैं, वो तमाम चीज़ें एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। फिर सोशियोलॉजी भी इसमें आती है कि एजुकेशन और समाज का क्या रिश्ता है। एजुकेशनल फिलोसफी में भी ये पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, गोल्स क्या हैं। तो एजुकेशन इन सब में बहुत ही डाइवर्स यूनिक स्ट्रीम है। इसमें भी जो रिसर्च में मेथड्स यूज होते हैं वो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों नौयत के होते हैं। और इसका जो ओवरऑल गोल होता है एजुकेशन का, वो एजुकेशन की प्रोसेस को लोगों के लिए और समाज के लिए किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बने, और उस पूरे तालीमी निज़ाम के लिए किस तरीके से अच्छी इन्फॉर्म्ड और बेहतर पॉलिसीज़ बन सकें। ये एजुकेशन की स्टडी का एक बुनियादी पर्पज़ होता है। लेकिन इसके साथ साथ एजुकेशन और फिलोसफी का भी, जैसा कि मैंने बताया, कि एक बहुत गहरा ताल्लुक है। तो तालीम क्या हो, तालीम का मकसद क्या हो, तालीम कैसी हो, क्यों हो, ये तमाम चीज़ और किस तरह से दी जाए, मेथड्स क्या हो तालीम के, ये भी एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री की बुनियादी अंडरस्टैंडिंग हम सबके पास है, जो भी स्कूल गया है, कि हिस्ट्री का मतलब होता है कि पास्ट इवेंट्स को स्टडी करना। बुनियादी तौर पे जो माजी में हो चुका है उसको स्टडी करना हिस्ट्री कहलाता है। लेकिन उसकी स्टडी कैसी हो, तो ऑब्वियसली वो साइंटिफिक हो, फैक्चुअल स्टडी हो, कि माजी में जो समाज है या जो कल्चर था वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ है माजी से लेके हाल तक। तो इसकी स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। इसमें हिस्ट्री की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से विद टाइम समाज में चेंजेस जो हैं वो आए हैं, चाहे वो आइडियाज़ में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में हो, या वो कल्चर में हो। किस तरीके से ग्रेजुअली समाज जो है धीरे धीरे चेंज हुआ है, उसको उसकी स्टडी की जाती है। और इसकी स्टडी के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें मोस्टली क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया जाता है, पुराने ओरल अकाउंट्स को भी देखा जाता है, आर्काइव्स को भी देखा जाता है। ये तमाम चीज़ें हिस्ट्री में देखी जाती हैं। और ये देखा जाता है, और हर इवेंट की स्टडी जो है उसके खास कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। यानी एक आम आदमी की हिस्ट्री की जो समझ है या माजी की जो समझ है, वो हिस्ट्री पढ़ने वाले की समझ से किस तरीके से अलग होती है। वो इस तरह से अलग होती है कि जब एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हिस्ट्री को पढ़ता है तो वो उस खास कॉन्टेक्स्ट में उन तमाम इवेंट्स को देखता है जिन कॉन्टेक्स्ट में वो इवेंट्स हुए। और इसी तरह से इसका जो बुनियादी पर्पस होता है वो ये होता है कि माजी के जो तजुर्बात हैं उनसे सीखते हुए हाल के जो इश्यूज हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सके, ताकि मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो सके। तो ये हिस्ट्री में हम सब पढ़ते हैं। एक सेकेंड लास्ट और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फिलोसफी है, सोशल साइंसेस का, जिसकी बुनियाद हम कह सकते हैं सोशल साइंसेस की फिलोसफी पे है। फिलोसफी में बहुत ही बेसिक्स, बहुत ही बुनियादी क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाता है। इंसान के एग्जिस्टेंस को लेके, नॉलेज के सवाल को, मोरालिटी के, हकीकत के सवाल को, सच्चाई के सवाल को जो है वो फिलोसफी में एड्रेस किया जाता है। इसके चार पांच मेजर
एरियाज होते हैं जिसमें मेटाफिजिक्स रियलिटी को जिसमें एड्रेस किया जाता है, दुनिया क्या है, इंसान क्या है, दुनिया किस तरीके से काम करती है, इंसान किस तरीके से काम करता है, दुनिया में इंसान की क्या हैसियत है, इंसान का और दुनिया का क्या रिश्ता है, इंसानों का आपस में क्या ताल्लुक है। ये तमाम चीज़ें जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं, जो रियलिटी से रिलेटेड हैं, इसको हम फिलोसफी में एड्रेस करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिलोसफी का, कि दरअसल इल्म क्या है, जिसकी हमने शुरुआत जिस चीज़ से की, कि जिस तरीके से इस्लाम इल्म का अपना एक नज़रिया रखता है, इसलिए इसी तरह दूसरे जो नज़रियात हैं दुनिया में, वो भी अपना अपना इल्म का एक नज़रिया रखते हैं, उनके नज़दीक भी इल्म की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। तो इसको हम फिलोसफी की इस खास ब्रांच में, जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। इसी तरीके से इथिक्स हैं, लॉजिक है, एस्थेटिक्स है, ये तमाम चीज़ें फिलोसफी की ब्रांचेस हैं। इसको पढ़ने के लिए रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, आर्गुमेंटेशंस देखे जाते हैं, एनालिसिस होता है, और बहुत ही ड्राई किस्म का एक सब्जेक्ट फिलोसफी को माना जाता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बुनियादी जो है सब्जेक्ट है फिलोसफी। और इसका पर्पस क्या होता है कि कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लैरिफाई किया जाए, अजम्पशंस जो दुनिया में हैं अलग अलग नज़रियात के, उनको चैलेंज किया जाए, कि अगर कोई ये कह रहा है कि दुनिया जो है वो बिग बैंग थ्योरी से बनी है, तो इसके इस अजम्पशन को चैलेंज किया जाए। या कोई ये कहता है कि इंसानों का जो है वो ग्रेजुअली इंसान जो है किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो इस अजम्पशन को किस तरीके से चैलेंज किया जाए। या इस तरीके से बहुत ही बुनियादी अजम्पशंस दुनिया के बारे में, इंसान के बारे में, मजहब के बारे में जो हो सकते हैं, उनको फिलोसफी की स्टडी में चैलेंज किया जाता है। और ये नज़रियात किस तरीके से इंसानी फिक्र और इंसानी समाज को मॉडिफाई करते हैं, शेप करते हैं, उसकी स्टडी हम फिलोसफी में करते हैं। तो जाहिर है इस इतनी पूरी स्टडीज़ के पीछे इसका मकसद क्या होगा, वो ये होगा कि इंसान की समझ को और ज़्यादा वाइड किया जाए, डीपन किया जाए, इंसान की जो चॉइसेस हों, मोरल चॉइसेस खास तौर से जो हों, वो गाइडेड हों, इंसान रैशनली सोचने वाला हो, और जो है वो दुनिया के साथ अपने ताल्लुक को और इंसानों के साथ भी अपने ताल्लुक को जो है वो इंटरप्रेट कर सके, उनको समझ सके। ये फिलोसफी की बुनियादी स्टडीज होती हैं। ह्यूमैनिटीज़ में लैंग्वेज और लिटरेचर का एक बड़ा हिस्सा है। लैंग्वेजेस बहुत ही बुनियादी टूल होता है इंटरेक्शन का, हम सब जानते हैं, हम सब किसी न किसी ज़बान में बात करते हैं। और लैंग्वेजेस का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि क्या लिखा है, ये सामने आपके जो नज़र आ रहा है सिर्फ ये लैंग्वेज नहीं है, या मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ ये लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज की एक बहुत ही वसी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें हमें पढ़ाई जाती है, कि लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, लिंग्विस्टिक स्टडीज जिसको कहते हैं, किस तरीके से वो विद टाइम इवॉल्व हुई है, मीनिंग किस तरीके से उससे डिराइव करते हैं, और किस तरीके से इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन में किया जाता है, ये हम लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं। इसी तरह लिटरेचर में हम पोइट्री को, फिक्शन, ड्रामा, एसेज और तमाम लिटरेचर में जो चीज़ें हो सकती हैं उनको पढ़ते हैं, और लिखने वालों के थीम्स को, उनके नैरेटिव्स को, वो किस बैकग्राउंड में लिख रहे हैं, उसको समझने के लिए लिटरेचर का मुताला किया जाता है। इससे होता क्या है, इससे समाज का जो रिफ्लेक्शन है, जिस जिस तरीके से कहा जाता है कि अदब समाज का आईना है, तो लिटरेचर के जरिए हम समाज को जानने की कोशिश करते हैं, समाज की जो वैल्यूज़ हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। कई दफ़ा हिस्टोरिकल इवेंट्स की समझ हमारी लिटरेचर के जरिए बनती है। अ, समाज में जो मुख्तलिफ लोग रह रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं एक ख़ास टाइम और प्लेस में, उनको हम लिटरेचर के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के वक्त में जो लिटरेचर लिखा जा रहा होगा, आज के 100 साल के बाद अगर किसी को ये जानना होगा कि 2025 में इंसान किस तरीके से रहते थे, उनका कल्चर क्या था, वो एक दूसरे से किस तरीके से इंटरेक्ट करते थे, तो कोई 2025 का लिटरेचर, आज का लिखा जाने वाला लिटरेचर पढ़ के ये समझ बना पाएगा अपनी, कि दो आज से 100 साल बाद कि 2025 में इंसान किस तरीके के थे। इसी तरह हम ये देखते हैं कि हम इस्लाम की जो पूरी तारीख है, हम जिसका मुताला करते हैं, वो हमें इस्लामिक लिटरेचर के थ्रू ही मिली है। जाहिर है कि हम उसको जब विजुलाइज कर पाते हैं कि जंग उहद हो रही है कहीं, या जंग की कोई और जंग हो रही है, जंग बद्र है, खिलाफत की पूरी तारीख है, वो किस तरीके से हम विजुलाइज कर पाते हैं, वो
लिटरेचर के थ्रू ही उन तमाम हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम समझ पाते हैं और उनको विजुलाइज कर पाते हैं। तो ये हमारी इमेजिनेशन को बहुत ही वाइड करता है, हमारी इमेजिनेशन को बनाता है, लैंग्वेज स्किल्स को हमारी इम्प्रूव करता है, और इंसान की फिक्र, इंसान के कल्चर, इंसान की क्रिएटिविटी को समझने में हमारी मदद करता है लिटरेचर। तो ये वो बुनियादी सब्जेक्ट्स हैं जो सोशल साइंसेज में हम पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इसके अलावा भी एक, ये तो बुनियादी सब्जेक्ट्स है जो मैंने यहाँ पे जिनका तारुफ आपके सामने पेश किया, लेकिन इसके अलावा, सॉरी, इसके अलावा भी जिस तरीके से इल्म आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एकेडमिक स्ट्रीम्स बनती चली जा रही हैं, सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज में उतने ही ब्रांचेस जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं। और आज का जो दौर है वो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रखने वाला दौर है। यानी अ, आप अगर सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से लिटरेचर से रिलेटेड है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से वो सोशियोलॉजी से इंटरसेक्ट करती है, ये भी समझना पड़ेगा। तो ये दौर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी दौर है, कि हम तमाम सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं को रिलेट करके, उनको इंटरकनेक्ट करके देखते हैं। बहुत ही सरसरी तौर पे, चूंकि हम फ्रेमिंग एकेडमिया के बैनर के तले ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स में, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे। अ, तो स्कूलिंग से अगर हम शुरू करें तो बहुत सारे लोग 10th के बाद जो है वो सोशल साइंसेज या आर्ट्स को चूज करते हैं +2 लेवल के सब्जेक्ट्स के तौर पे। तो उनकी एक बुनियादी समझ सोशल साइंसेज की बनने लगती है कि ये तमाम चीज सब्जेक्ट्स जो जिनका मैंने जिक्र किया, बहुत जगह स्कूल लेवल्स पे भी पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप स्कूल लेवल पे इसको चूज कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो आपकी एक बुनियादी समझ इन सब्जेक्ट्स के लिए बन गई होगी। लेकिन बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन में, स्कूलिंग खत्म होने के बाद, स्कूलिंग उनकी चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंसेस से स्कूलिंग हो या सोशल साइंसेस से हो, इवन कॉमर्स से हो, ग्रेजुएशन में अगर आप सोशल साइंसेज या ह्यूमैनिटीज पढ़ना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री परस्यू करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो अभी तालीमी निज़ाम है या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसमें 3 ईयर और 4 ईयर दोनों ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स होते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के। उसमें स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं कई यूनिवर्सिटीज़ और कई इदारों में, और कई जगह जो है कंबाइन प्रोग्राम भी होते हैं कि आपका एक कोर सब्जेक्ट होता है और 3 या 4 जो हैं या 2 वो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स के तौर पे या माइनर सब्जेक्ट्स के तौर पे आप पढ़ते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद, इमीडिएट ग्रेजुएशन करने के बाद इसमें क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं? तो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। ज़ाहिर है यूपीएससी के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो ग्रेजुएशन है, तो सिविल सर्विसेज वगैरह के लिए जाते हैं। रिसर्चर्स, बहुत सारे जो इदारे हैं, रिसर्च के इदारे हैं, उनमें ग्रेजुएशन के बाद जाया जा सकता है। बहुत सारी एनजीओज ग्रेजुएट्स को हायर करती हैं। जर्नलिज्म एक बड़ा फील्ड है। जो जर्नलिज्म आज के दौर में हम देखते हैं कि सिर्फ वो लोग जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं जो जर्नलिज्म पढ़े हुए हैं, बल्कि जर्नलिज्म एक बहुत ही डाइवर्स और मल्टी डायमेंशनल फील्ड बन चुका है। तो सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, और टीचिंग तो उसके साथ में एडिशनली या अंडरस्टूड कैरियर ऑप्शन है ही, कि आप ग्रेजुएशन के बाद जो है वो टीचिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने का फैसला करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मास्टर्स, एमए की डिग्री या एमएससी की डिग्री, दोनों सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे इदारे कराते हैं। तमाम सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एमए तो कराती ही हैं, उसके साथ में जिस तरीके से मैंने कहा कि ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, इवन सोशियोलॉजी भी बहुत हद तक साइंसेज में भी इंक्लूड किया जाने लगा है। तो एमएससी प्रोग्राम भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, खास तौर से आईआईटीज़ वगैरह, एमएससी प्रोग्राम भी सोशल साइंसेज में रन करती हैं। इसके अलावा पीजी डिप्लोमास भी होते हैं बहुत सारे, जो 2 साल के स्पेशलाइजेशन पे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की जानिब है तो ज़ाहिर है आप पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड अपनी कोई चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं अगर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो ड्यूरिंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन आप अपने उन 2 सालों में ये तय करेंगे कि आपको
अगर रिसर्च करनी है, डॉक्टरेट की तरफ जाना है, तो आपको किस तरह के टॉपिक्स पे के कौन से एरियाज में काम करना है। या इमीडिएट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टेट एजुकेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं, सेट जिनको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एपी में दे रहे हैं तो एपी का सेट एग्जाम होगा, वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। रिसर्च के इदारे बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी हायर करते हैं, जो पॉलिसी लेवल की रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल सीएसडीएस है, या सीएसआर है, या इस तरीके से दूसरे इदारे जो हैं वो रिसर्चर्स को भी हायर करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्चर्स को। और वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है वहाँ पे। एक खास प्रोजेक्ट पे आपको काम दिया जाएगा। बहुत सारे थिंक टैंक्स काम करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। और टीचिंग, जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में ही बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट या सेट देने के बाद। लास्ट जो है वो डॉक्टरेट का ऑप्शन होता है कि अगर आपका जहन शुरू से ग्रेजुएशन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक रिसर्च का जहन बना है, आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो डॉक्टरेट के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं पीएचडी करने के लिए, जो कि एडवांस लेवल रिसर्च डिग्री है, जिसमें आप खास टॉपिक पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो एजुकेशन में भी आप एजुकेशन साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं, तो एजुकेशन साइकोलॉजी में भी और कॉन्क्रीट और स्पेसिफिक क्या आप किस डोमेन में आप रिसर्च करने वाले हैं। आप किसी खास जगह के, किसी खास स्कूल के बच्चों के लर्निंग बिहेवियर को, लर्निंग पैटर्न को स्टडी करते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक्स जो होते हैं वो पीएचडी में स्टडी किए जाते हैं। तो ये कहा जाता है सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज के बारे में कि करियर प्रोस्पेक्ट्स के से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मॉनिटरी बेनिफिट वाली फील्ड नहीं है, जिस तरीके से साइंसेज और टेक्नोलॉजी या कॉमर्स है। लेकिन जिस तरीके से ज़माना बदला है, सोशल साइंसेज में भी ठीक ठाक ऑप्शंस जो है वो पैसे कमाने के भी मौजूद हैं और हायर स्टडीज़ में जाने के भी मौजूद हैं। तो ये बुनियादी बातें थी जो सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ के हवाले से आपके सामने रखी थी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। इस सिलसिले में कोई क्वेरीज हो तो अगर अभी हमारे पास वक्त है तो अभी ले सकते हैं, या ये फ्रेमिंग एकेडमिया का जो है वो ईमेल है, इसमें आप मेल करके भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। फ्रेमिंग एकेडमिया का तारुफ अगर वक्त है तो मैं 2 मिनट में करा सकता हूँ। रियाज भाई, वक्त है हमारे पास? जी कर सकते हैं तल्ला भाई, इंशाल्लाह। ओके। फ्रेमिंग एकेडमिया क्या है वो मैं आपको, जी, तो फ्रेमिंग एकेडमिया जो है वो एसआईयू का एक प्रोग्राम है जो एसआईयू पिछले 3 साल से रन कर रही है। इसका मकसद जो है वो ये है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन से, खासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सोशल साइंसेज और जर्नलिज्म में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनको हम मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में। और ये पूरा प्रोग्राम जो होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसकी मज़ीद तफसीलात मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये 2 प्रोग्राम्स जो हैं फ्रेमिंग एकेडमिया के तहत चलते हैं। डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर सोशल साइंसेज यूजी एंड पीजी, मोहम्मद मुस्लिम मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर जर्नलिज्म डिप्लोमा एंड पीजी। डॉक्टर निजातुल्लाह सिद्दीकी, आप जानते होंगे, तहरीक इस्लामी के बड़े मुफक्किर रहे हैं, बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इस्लामिक इकोनॉमिक, फादर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक्स भी उनको कहा जाता है। उनके नाम पे ये प्रोग्राम हम रन करते हैं। इसमें जो सीयूईटी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजी लेवल का और पीजी लेवल का दोनों, उसमें सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मैंने अभी जिनका तारुफ आपके सामने कराया, उनके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मेंटरशिप दी जाती है। कोचिंग इसको हम नहीं कहते हैं, क्योंकि कोचिंग में जो है बहुत ही ट्रांजैक्शनल नौयत जो है वो शामिल हो जाती है। मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके बियॉन्ड द क्लासरूम जो है उसको हम लेके जाते हैं। तो इसमें फेज़ 1 में सीयूईटी यूजी और पीजी के जो है 1 या 1.5 मंथ तक ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और फेज़ 2 में सीयूटी यूजी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन ऑनलाइन क्लासेस से, उनको हम ऑफलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली में बुलाते हैं और उनके स्टे का इंतज़ाम करते हैं। रेगुलर क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, उनके लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाता है।
एक महीने के आसपास ये मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है। और इसके रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 सालों में बहुत ही अच्छे हमारे सामने आए हैं। ये उसके रिजल्ट्स की आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स हैं कि इस साल फ्रेमिंग एकेडमिया के तहत ऑलमोस्ट 150 स्टूडेंट्स का यूजी प्रोग्राम्स के थ्रू सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो एडमिशन हुआ है। और 58 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मोर देन 58, जो पीजी प्रोग्राम्स में दाखिला लिए हैं। इसी तरह मोहम्मद मुस्लिम प्रोग्राम जो है वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, खासतौर से जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पीजी जर्नलिज्म है, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईएमसी का जो जर्नलिज्म प्रोग्राम है, उसके लिए तैयारी करते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है इस प्रोग्राम में। ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। और ये मोहम्मद मुस्लिम मेंटरशिप प्रोग्राम, मोहम्मद मुस्लिम जो बड़े जर्नलिस्ट थे, तहरीक इस्लामी का जो माउथपीस है दावत, उसके एडिटर रहे लंबे वक्त तक, उनके नाम पे ये शुरू किया गया प्रोग्राम है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, और इसके रिजल्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो जी, ये फ्रेमिंग एकेडमिया का पूरा आइडिया है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने बहुत ही सब्र के साथ ये पूरी बातचीत सुनी। इस सिलसिले में आपके अगर कोई सवाल हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह खैरन। नहीं, अभी हाउस ओपन है, आप 5 मिनट का वक्त है, तो आप जो भी सवाल कर सकते हैं। आपकी म्यूट की बटन अनम्यूट करिए और सवाल करिए। जी तलहा भाई, एक क्वेश्चन आके है। सोशल साइंसेस, ये ग्लोबल इश्यूज जो है आज के दौर के, जो पावर्टी हो, इनइक्वालिटी जैसे, तो आज के दौर का जो स्टूडेंट सोशल साइंसेस पढ़ रहा है, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहा, तो वो कैसा फेस कर सकता है जो रियल लाइफ इश्यूज जैसा बोल के। जी, तो जैसे कि मैंने तारुफ में भी बताया कि सोशल साइंसेस का बुनियादी पर्पस जो होता है वो यही होता है कि जो दुनिया के समाज के इंसानी मसाइल हैं, उनकी स्टडी करके उनको बेहतर हल उनका पेश करें। तो ग्लोबल इश्यूज हों चाहे लोकल इश्यूज हों, अ, उसको उस सबसे सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि उसकी सही समझ पैदा करना, जो पहला पर्पस है सोशल साइंसेस का, कि उनकी सही समझ पैदा करना, उसके कॉज को आइडेंटिफाई करना। कि फॉर एग्जांपल अगर पॉल्यूशन का इशू स्टडी करना है ग्लोबली, तो पॉल्यूशन की कॉजेज क्या हैं, क्यों वो इशू क्रिएट हुआ है, उसके पीछे क्या बड़ी पॉलिटिक्स है या क्या बड़े कॉजेज हैं, उसको बिना समझे उसका सोल्यूशन दे पाना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो सोशल साइंसेज में दोनों चीज़ें हम बैक वक्त लेके चलते हैं। कि एक ये कि उन इश्यूज की समझ पैदा करना, दूसरा फिर उनके हल को भी पेश करना अपने रिसर्च के थ्रू। जी 2 मिनट का वक्त है, कोई सवाल है तो कर सकते, नहीं बोले तो कंक्लूडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। चैट में एक सवाल है कि साइंस स्टूडेंट्स का इसमें क्या रोल होता है। तो साइंस से बहुत हद तक इंटरकनेक्टेड भी है सोशल साइंसेस, क्योंकि उसकी पूरी अप्रोच सोशल साइंसेस में रिसर्च की जो होती है वो साइंटिफिक अप्रोच ही होती है।
पहली चीज़ तो ये, लेकिन जाहिर है प्योर साइंस या नेचुरल साइंसेज जो हैं उनसे सोशल साइंसेज जो है बराह रास्त कनेक्ट नहीं है। प्योर साइंसेज में या नेचुरल साइंसेज में हम जो स्टडी करते हैं वो एकदम डिफरेंट किस्म की होती है। वो भी इम्पोर्टेंट है अपनी जगह, उसकी भी अपनी अहमियत है। और सोशल साइंसेज में हम जो है वो समाज की, इंसानों के आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करते हैं। तो कुछ हद तक इंटरकनेक्टेड भी हैं और काफ़ी हद तक डिफरेंट भी हैं दोनों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत से स्टूडेंट सोशल साइंस में इंटरेस्ट होते हैं, अपना करियर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ इस फील्ड में फाइनेंशियल स्कोप ना होने की वजह से लीव कर जाते हैं। ये बात सही है ऑब्वियसली कि फाइनेंशियल स्कोप या बहुत ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड होकर अगर आप इसको आप देखेंगे सोशल साइंसेस को, तो उतना कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग, मेडिसिन और साइंस के मुकाबले में उतना स्कोप इसमें नज़र नहीं आता। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी बातचीत में भी कहा कि जिस तरीके से ज़माना बदला है उस तरीके से सोशल साइंसेज में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुलते चले जा रहे हैं। आज के वक्त में भी अगर आपकी रिसर्च सोशल साइंसेज में अच्छी है तो बहुत सारे पॉलिसी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे रिसर्च के इदारे हैं जो आपको एज अ रिसर्चर हायर करते हैं। तो किसी भी फील्ड में बहुत सारे साइंसेज और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो साइंसेज और इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी बेरोजगार होते हैं। तो इट डिपेंड्स हाउ यू आर स्टडिंग एंड आप उसमें कितना ज़्यादा अपना बेस्ट कर पाते हैं। मतलब सोशल साइंसेज में हो या साइंसेज में हो, अगर आप कुछ नया कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, कोई नई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आपके करियर ऑप्शंस भी कम हो जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सोशल साइंसेज पढ़ रहे हैं या साइंसेज पढ़ रहे हैं, आप उसमें नया क्या कर रहे हैं, दुनिया को नया क्या दे रहे हैं, क्या नई चीज़ दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन अपने सब्जेक्ट के थ्रू कर पाते हैं तो आपके लिए करियर के ऑप्शंस भी खुल जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया तलहा भाई, आपके कीमती वक्त निकाल के जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करे हैं और करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अ, असल में ये ऐसे चीज़ें हैं कि सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ है, जो पीपल को मसाइल को दूर करने वाली चीज़ें भी हम लोग इसमें से सीख सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या चीज़ है और कल्चरल फिलॉसफी क्या है, किस तरह गाइड करती है वो मॉरल डिसीशंस लेने के लिए। तो असल में ये सब्जेक्ट्स ऐसी गाइड करने वाली चीज़ है, तो सोशल इश्यूज को सॉल्व करने वाली, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली, तो सोशल एविल्स को सॉल्व करने वाली चीज़ें हमें ये सब्जेक्ट्स के जरिए से सीख सकते हैं। तो इसके जरिए से अच्छे हमें पॉलिसी मेकर्स भी बनते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ से सेशन एंड होता है दुआ के साथ में। ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा ग़फिरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वज़्बुरनी वरफ़ानी, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन तल्हा भी। ये आप लोग लीव हो सकते हैं।